औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर आफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है। चंद दिन हम स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, वो शादी थी एक करीबी दोस्त की, तो वहाँ पे कुछ दिन फिर साहब ज़रा रहना भी पड़ जाता है। तो सबसे पहले मैं न्यू आने वाले व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, और पुराने वालों की तो क्या ही बात है। और जो वीडियो हमारी पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग तवज्जो से, कंसंट्रेशन से हमारी ये गुफ्तगू आप सुनेंगे। ठीक हो गया? चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज हमारा जो डिस्कशन का महवर है वो है कि गोल्ड इस टाइम के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 2000, अब जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2016 से 2015 की स्लॉट के अंदर मूव कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। इवन दो थोड़ी देर पहले वो आया था अपना 2012-11 की स्लॉट में, फिर वहाँ से वो थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ चला गया। एक चीज़ आप नोट कर लें कि ट्रेंड हमारा अपवर्ड है, और वो जो 1820 है हम चलते आए हैं। बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि न्यू आने वाले व्यूअर्स को भी हमने साथ लेकर चलना होता है, इसलिए थोड़ा सा फॉलो बैक आपको देना पड़ता है। तो उसमें यह था कि 1820 से जो आते गए हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या वो मैनिपुलेटर जिसकी हम बात करते हैं, और वो अपना फ़ंड उठाते आए, रिट्रेसमेंट में बाकी लोग निकलते गए, वो वहाँ तक मैनेज रहा, उनका रिजिड फंड हो गया, फिर मार्केट को ऊपर ले गए, फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, मार्केट दोबारा नीचे आई, लेकिन फिर उस मैनिपुलेटर ने या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उसको दोबारा वहीं से पंप किया, और करते कराते अब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मार्केट मुझे उनके लिए अकामुलेशन जोन नज़र आ रही है जो इसको 1820 से ही लेकर चल रहे हैं। अब हर तरह की न्यूज़ हमारी मार्केट में, लोकल सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ जी कि IMF पाकिस्तान में है, ये हमें कर्ज़ा मिल जाएगा। और दूसरा जो इम्पेक्ट है वो कि हमारे आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म हैं जी अनवारुल हक काकड़ साहब, ये दोनों दौरा दुबई पे निकले हुए हैं, और वहाँ से MOUs साइन हो रहे हैं, और उसके बाद ये कुवैत जाएंगे, फिर कतर जाएंगे, फिर इस तरह से चक्कर पूरा करके ना अपना टारगेट, वो जो $80 बिलियन की जो टोटल पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, सरमायाकारी करनी है, या उस हवाले से वो अपने इस दौरे पे हैं, कीमती दौरे पे। अच्छा चलें जी, ये इसका इम्पैक्ट हमारे गोल्ड के ऊपर क्या पड़ सकता है, हमारी लोकल मार्केट के ऊपर क्या पड़ सकता है, हमारे मुल्क में हमारे रुपए के ऊपर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर तो ये चीज़ समझ आ जाए ना, तो फिर ये गोल्ड की ट्रेडिंग का हमें कोई इशू नहीं होगा। चलें जी, अब मैं आपको बारी बारी एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जैसे ही हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, एक तो ये फ़ौरन नहीं आएगी, ठीक है ना, ये आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इन शॉर्ट फॉर्म, कुछ पैसे अब आएंगे, कुछ अब आएंगे, फिर कुछ अब आएंगे, फिर कुछ देर आएंगे, ये एक मुल्क कवर हो गया, इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा। और जैसे जैसे पैसे हमारे पास आते जाएंगे, हमारे रुपए के ऊपर नज़र जो चीज़ आ रही है, करीब होकर बताऊँ, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ना इस टाइम पे, वो बड़ा वाज़ेह और रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुल्क में जब डॉलर आएगा तो पैसे की कदर में इजाफा होगा या तनज़ली होगी। आप बताएं, हमारा पैसा पावरफुल होगा ना, यानी कि डॉलर के मुकाबले हमारे पैसा पावरफुल होने लग जाएगा जब हमारे मुल्क में डॉलर की एंट्रेंस होगी। चलें जी, ये तो हो गया जो बाहर से नज़र आ रहा है। अब मैं आपको समझाऊं, मुझे एक बात बताएं आप कि हमने जो कर्ज़ा वापस करना है, जो शरह सूद पिछले कर्ज़े लेने के बाद हम थोड़ी थोड़ी देते आए हैं, फिर कर्ज़ा और लिया, फिर उनको थोड़ा सा सूद की मद में दे दिया, बाकी पैसे हम
इस्तेमाल कर गए किसी ना किसी मद में, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह करते कराते अब एक्चुअल अमाउंट हमने जो कर्जे की वापस करनी है, समझ आ रही है? तो जो कर्जे की अमाउंट हमने वापस करनी है वो हमारे पास कहाँ से आएगी? पाकिस्तान के अंदर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए हैं जो आप लोग इतना पक्का मुंह करके और कन्फर्म साउंड्स दे रहे हो कि मार्केट को 200-250 डॉलर तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं है, और मीडिया भरा पड़ा है जी, ये कर रहा है मीडिया, वो कर रहा है। भाई मीडिया को जिस तरह से पढ़ाया जाता है, मीडिया फिर उसी तरह से उसको पढ़ता है। देख लें, जो उनके पढ़ाने पे नहीं पढ़ते थे उनका हशर आप लोगों ने देख लिया। हमने कैसे कैसे प्यारे भाई अपना अरशद शरीफ को गवाया, उसके बाद इमरान रियाज की भी फैंटी साथ निकलवाई। जो हालात वाक़यात से थोड़ा सा डिफरेंट देखते थे और दिखाते थे पब्लिक को, और जो कि पब्लिक फीलिंग होती थी, उनका तो हमने ये फंटा लगवा दी। कम टू द पॉइंट, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही पैसे आएंगे उससे हमारी मईशत मुस्तहकम नज़र ज़रूर आएगी, लेकिन वो एक्चुअली होगी नहीं, क्योंकि ये पैसे अगर तो आते ही बंटना शुरू हो जाएं, अच्छा, या ये हो कि पैसे डॉलर की शेप में हमारे पास आ रहे हैं और एलसीज भी अभी बंद हैं, तो जिनको डॉलर चाहिए वो तो अगर तो डॉलर का रेट नीचे लेके आए हम, तो इन्होंने तो बल्क के अंदर डॉलर उठा के बैठ जाने हैं। क्या आगे एलसीज खुलेंगी तो डॉलर उस टाइम पे मिलेगा नहीं, चलो डॉलर का एडवांटेज लो। डिमांड एंड सप्लाई, क्या कह रहा हूँ, डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई को फोकस में रखें। आएंगे डॉलर किस लिए? क्योंकि हम गए हुए हैं वहाँ से, इत्तेहादी मुल्क हैं हमारे, ब्रदर कंट्रीज हैं, मिलेंगे। अच्छा, वो हमारे मुल्क में भी आ जाएंगे, गुड हो गया। उसके बाद वो इधर मखलूक में बांटने के लिए हैं या वो उस कर्जे की अदायगी के लिए हैं। जितनी भी हमें डॉलर के अंदर बाहर से एड्स मिलें या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि हमारे मुल्क में आओ जी आप इन्वेस्टमेंट करो तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, वो भी जानते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मुल्क के अंदर बेहतरी का रुझान उस टाइम पे बनेगा जब हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। बीच में आ गई जी 5000 वाली कहानी। 5000 का नोट डीमोनेटाइज करने से फिर क्या होगा? 5000 का नोट डीमोनेटाइज करके हमारे हमसाया मुल्क, पड़ोसी मुल्क इंडिया ने करके देख नहीं लिया क्या? उन्होंने अपने इकानमी के ऊपर झंडे गाड़ दिए थे डीमोनेटाइजेशन करके, और बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो इस तरह से ये भी फार्मूला काम नहीं आएगा। जो स्टेबिलिटी है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आ जाओ। इलेक्शंस हो रहे हैं जी फरवरी में, फिर साथ कुछ एक वज़ीर है, मैं उनका नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने बोला है कि इलेक्शन अगस्त तक भी जा सकते हैं मुल्क की हालात को देखते हुए। जब देखेंगे ग्राउंड जिसके लिए तैयार हो रहा है, अगर तो उसके लिए ग्राउंड रेडी हो गया तो इलेक्शन की कॉल, नहीं हुआ रेडी तो फिर उसको स्किप करके कुछ अरसा प्रोलॉन्ग कर जाएंगे। देखते हैं जी वो फिर उसका किस तरह से होता है। तीसरी एक बात, हमने ये जो सिग्नल उठाया था आपके साथ, ये किस लेवल तक था, इसकी एंट्री क्या थी? ये हमने उठाया था 1970 के करीब, जहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट पॉसिबल समझता था। उसके बाद ये हम मार्केट ऊपर चली गई है, उसके बाद हल्की सी रिट्रेसमेंट में आई है, हमने कोई मूव नहीं की, कोई चुल नहीं की, क्योंकि हमने वेरी क्लियर ये माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि हमने इसको कहाँ पे सेल करना है, 2079 2080 इस स्लॉट के अंदर। चुगताई बाबा ने अपनी ज़ात के लिए ये सेलिंग रेंज रखी हुई है। क्या कह रहा हूँ? ये चुगताई बाबा ने अपनी ज़ात के लिए रखी हुई है। अच्छा, मार्केट आज ऊपर गई, लोगों ने मुझसे फिर पूछते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, कुछ कॉल्स करते हैं, वो कहते हैं कि क्या हमें अब भी एंट्री करनी चाहिए, कि अब भी एंट्री करनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि मैं उनको क्या जवाब दूं। मैं उन्हें यही कहता हूं कि जी बिल्कुल आप एंट्री करें, लेकिन अब थोड़ा सा कम परसेंटेज के साथ करें। क्यों? खोल के काम करने वाली जहाँ पे स्लॉट होती है, जो रेंजेस होती हैं, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। जो खुल के काम करने वाली रेंजेस नहीं होती, उसमें भी चूँकि रुझान पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से हम वहाँ पे भी उनको एंट्रीज़ का सिग्नल देते हैं। अब उन दोस्तों के लिए जो इस टाइम पे अभी एंट्री करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर एंट्री करें जी, लेकिन 20% 30%।
यानी कि आपके पास ओवरऑल गोल्ड इस टाइम पे 40% होना चाहिए, 60% कैश के ऊपर हो, जो लोग अब एंट्री कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी सिनेरियो है उसके अंदर हमने 60% गोल्ड रखा हुआ है और 40% कैश रखा हुआ है। इंशाल्लाह इस 40% कैश को भी हम यूज़ करेंगे जब मैं रिट्रेसमेंट मुनासिब समझूंगा, और मेरा एग्जिट लेवल बड़ा वाज़े है, अलल ऐलान है, तो कि 2080 पे हम निकलेंगे। उससे पहले अगर कोई दोस्त निकलना चाहे अपने डर के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के मुताबिक, तो ज़रूर निकल सकता है। हो सकता है वो हमसे अच्छी मूव ले जाए। हम 2080 के ऊपर अड़ के बैठ गए हैं, हमारा माइंडसेट, हमारी कैलकुलेशन हमें वहाँ तक दिखा रही है, तो मैं तो बैठूंगा अपनी ज़ात के लिए। चुगताई बाबा 2080 तक बैठेगा, आएगा तो निकलेगा, नहीं आएगा तो लगा दे 4 महीने, मुझे नहीं टेंशन, क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज किया हुआ है। बाकी आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को रिस्की मैनेज किया हुआ है तो वो फिर आप उसको खुद देखें कि उसको आपने कैसे कैसे उसके साथ आपने ट्रीट करना है। तो ये थी आज की जो इम्पोर्टेंट बात थी कि IMF या बाकी मुल्कों से डॉलर जो भी आएंगे वो आके अवाम में बांटने और पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने के अलावा जिस मेन पर्पज़ के लिए आ रहे हैं वो ये है कि हमने अपने कर्ज़े वापस करने हैं। जब हम कर्ज़े वापस करेंगे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तो इससे फिर हमें और कर्ज़े मिलेंगे। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो नहीं हुए कि हमारे मुल्क में दूध और शहद की नदियां बहने लग जाएंगी। कभी इस एंगल से सोचा? सीधा सीधा बताते हो 250 पे आ जाएगा जी, 250 पे आ जाएगा तो हम भी उठाएंगे ना यार, क्यों नहीं उठाएंगे? बताएं, 250 पे आ जाएगा, हम डॉलर नहीं उठाएंगे? चले जी, नहीं उठाएंगे, हम क्यों उठाएं? यानी कि अगर हमने LCs के लिए बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर उठाना पड़ेगा, हम खुश नहीं हैं। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी और ये बाहर से डॉलर आने का इम्पेक्ट आप देख लो। ये KSE 100 इंडेक्स को क्या हुआ, 60,500 समथिंग, अभी ये इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। और जिसको हम 5,500 से कहते आ रहे हैं कि अभी बबल फटेगा, अभी बबल फटेगा, उसके अंदर इजाफा इजाफा इजाफा, गर्दन तोड़ इजाफा, 60,500 समथिंग तक तो वो पहुंच गई है। और इसी तरह जो हम गोल्ड के हवाले से सोच रहे हैं ना, माइंड इट, गोल्ड के हवाले से जो हम सोच रहे हैं कि ये 2024 तक जाएगा या 2050 तक जाएगा, तो ये जो है ना इसका बबल भी अब फटेगा। भाई देखना, ये स्टॉक एक्सचेंज तो बच्चा है उसके सामने। ये KSE 100 इंडेक्स है, वो गोल्ड है, द गोल्ड। उसका देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है जो सेल में बैठे हो। अच्छा, हम दोनों डायरेक्शन के लिए बैठे हैं। वीडियो पर लंबी हो जाएगी जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और सबसे बेहतर अपने सरमाए का और इस चैनल का आपने ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।